दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान आपके रूबरू प्रोग्राम में आज होस्ट बना हुआ हूँ। हालांकि देखिए मेरे बगल में जो मोहम्मद अहमद काज़मी साहब बैठे हैं ये इसको होस्ट करते हैं, लेकिन मैं आज आया था इनके पास कि पिछले जो रात को 19-20 की रात में और 19 में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मुझे उसके बारे में मालूमात करना थी, क्यों हुए, कैसे हुए। क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट के। इन्होंने बगैर ग्राउंड जीरो पे जाके वहाँ पे रिपोर्ट भी की है, जो लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पे, जंगें हुई हैं उसकी। तो मैं चला आया, तो फिर बाद में बात बनी कि भाई ऐसा है कि मैंने ही कहा कि जब मुझे नहीं मालूम उसके बारे में तो हमारे सामाईन को नहीं मालूम होगा जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के, तो क्यों ना एक कैमरे के सामने बैठ के आप मुझे बताइए और इसका जो है हमारे सामाईन भी इसका इससे रूशनास हो जाए कि जो घटनाएं हो रही हैं उससे वाकफियत हासिल कर लें। इसलिए मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने ये मीडिया स्टार पे। तो ऐसे बताइए काज़मी साहब कि इजराइल और सीरिया पर, ये इजराइल जो है सीरिया पर हमले क्यों कर रहा है और ये रॉकेट क्यों दाग रहा है, और ये अभी पिछली रात समझ लीजिए 19-20 के उसमें ये जो घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, आखिर इसको वजह क्या है? देखिए, इज़राइल इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ये तो कई तरीके से साबित हो चुका। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जो ये हमला हुआ है कल रात में, जी। वो ये कहते हुआ है कि साहब सीरिया ने हम पर रॉकेट मारे हैं, हम इसकी जवाबी कार्रवाई हम कर रहे हैं। अच्छा। अब ये जो खबर आई इसमें ये है, इजराइल की तरफ से जो जेरूसलम पोस्ट उनका अखबार है, वो सरकारी जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि हमने सीरिया के अंदर सीरिया की फौज और जो ईरानी ठिकाने हैं, जो वो कहते हैं ईरानी ठिकाने हैं, हमने उनको टारगेट करके हमले किए हैं। तो ये खुद सीरिया ने, जो वहाँ की न्यूज एजेंसी है साना, सीरियन न्यूज एजेंसी, उसका कहना है कि 2 लोग मारे गए हैं। लेकिन खुद इजरायली जो मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि 11 लोग इसमें मारे गए हैं। तो ये डेवलपमेंट बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इस पूरे खित्ते में प्रोटेस्ट का सिलसिला है। इराक में जो जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं उनका तो इस हद तक कहना है कि 300 लोग मर चुके हैं पिछले तकरीबन 1 महीने में जो प्रोटेस्ट हुए हैं। जी जी उधर जी। उधर लेबनान में भी प्रोटेस्ट का सिलसिला है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो हालांकि कबूल नहीं हुआ है। इधर रिसेंटली अभी पिछले 3-4-5 दिन में ईरान में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो जो चल रहे हैं अभी, किसी हद तक कंट्रोल हुए हैं। कुछ पेट्रोल पंपों को आग लगाई गई है, दुकानों को आग लगाई वैसे गई है। ईरान में मुझे बताइए कि ईरान में अमूमन ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, हाँ, ये नहीं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये ईरान में? ये ये और देखिए, इसी के साथ एक सवाल और ही मेरा कि जो ये ईरान को इजराइल क्यों बार बार इन्वॉल्व कर रहा है इस पूरे इसमें? देखिए देखिए ईरान का रोल सीरिया में, सीरिया की तरफ से इनवाइट किया हुआ है ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को, एडवाइजर्स को, जिन्होंने सीरिया में और इराक में भी जो दाइश आतंकवादियों ने जो बहुत बड़े बड़े इलाके, शहर कब्जा किया हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई में इन दोनों मुल्कों की, सीरिया की भी और इराक की भी मदद की है। और अच्छा। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही इसराइल की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सी फोर्सेस जो हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास और सीरिया और यमन का भी नाम लिया था जी कि यमन के जी जी हूथी, जी। उनके जरिए हम पर हमले कराए जा सकते हैं और हमें एक तरह से घेर लिया है। अच्छा, खुद इसराइल का जो ये खौफ है, जो डर है, उसके रीजंस भी हैं। रीजंस ये हैं कि हिजबुल्लाह ने पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर 3 ड्रोन इसराइल के गिराए हैं। उसके अलावा
हूथी ने भी अमेरिका के भी ड्रोन गिराए हैं। तो खुद इजराइल अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। लेकिन अब जो ये हमला किया है और उसके साथ में जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का बयान आया है, वो बहुत ही एक तरह से अपनी फौज को हिम्मत बंधाने वाला है। और ये कहा है कि आप यानी ईरान को एड्रेस करके कहा है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कि आप पर हमले हो सकते हैं, आप अपने आप को सेफ ना समझें। आप अगर हमारे चारों तरफ जाल बिछाओगे तो हम भी उस जाल को तोड़ना जानते हैं। तो ये एक तरह से मोरल बूस्ट करने का जी 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 शायद जी ऐसा जी। लगता है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इस पूरे खित्ते पर क्या होगा, बहुत ही अनसर्टेन सी सूरत हाल। भाई एक बात बताइए कासिम साहब कि ये पूरे जो है मिडिल ईस्ट में इसी किस्म के हालात, बड़े डिस्टर्ब किस्म के हालात चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। अभी आपने पीछे बताया कि ये सिलसिला जारी है, इसमें इजराइल भी तो है ही। वो तो इजराइल तो हरदम रहता ही इसके पीछे। तो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इराक और ईरान के प्रोटेस्ट का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। जब वो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं तो महंगाई के खिलाफ होते हैं, करप्शन के खिलाफ होते हैं, या अभी जो ईरान में हुआ है वो पेट्रोल प्राइसेस पिछले जुमे को बढ़ाए गए हैं, उसके खिलाफ हुए हैं। लेकिन प्रोटेस्ट बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि खुद इराक ने भी और ईरान की हुकूमतें ने दोनों ने एक बात कही है कि शहरियों को प्रोटेस्ट करने का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। लेकिन वायलेंस का हक नहीं है। जब आप वायलेंस करते हैं या मुल्क की प्रॉपर्टीज को जलाते हैं, उसमें आपकी दुश्मनी नजर आती है, ना कि सिर्फ अपने मसाइल हल। तो अभी मैं आपको बताऊं इराक में क्या हुआ है कि कुछ लोग मारे गए हैं। अब तक वो 300 की फिगर अनऑफिशियल है, जो वहां की सरकार नहीं कह रही, लेकिन जितने भी हों, 100 हों, 150 हों, 200 हों, जो लोग मरे हैं बेगुनाह, वो खैर बहरहाल नहीं मरने चाहिए थे। लेकिन एक चीज जो सामने आई, वहां कुछ गिरफ्तारियां हुई इराक में कि ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर निशानेबाज, जिसे अंग्रेजी में स्नाइपर्स कहते हैं, वो गोली चलाते हैं। एक बार पुलिस वालों को पे गोली मारते हैं, एक बार प्रोटेस्टर्स पर मारते हैं। यानी एक ही आदमी भिड़ंत कराने की एक ही आदमी है जो दोनों तरफ गोली चलाता है। और नीचे रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी के कैमरे और अल जजीरा के कैमरे तैयार रहते हैं, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा कवरेज दे करके और लोगों के और सरकार के बीच में एक तरह से नफरत पैदा की जाए। तो ये सूरत हाल वही ईरान में नजर आ रही है, वही इराक में, लेबनान में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ है। तो ये एक पैटर्न है। मैं तो इस हद तक समझ रहा हूँ कि चूंकि मैं बहुत ही बारीकी से चीजों को देखता हूँ उस पूरे इलाके में, अभी पिछले 3-4 साल में जो ये जो दाइश का जो आतंकवादियों को खात्मा हुआ है, जिसमें रूस ने एयरफोर्स की सपोर्ट दी है, ईरान और हिजबुल्लाह और इन दोनों मुल्कों की अपनी अपनी फौजें, एयर टेररिज्म का प्रोजेक्ट फेल होने के बाद ऐसा लगता है मुझे तो कि जो अमेरिका या इजराइल या जो इस इलाके में डिस्टरबेंस चाहते हैं, उनके खिलाफ वहीं की पब्लिक को भड़का करके और प्रोटेस्ट के जरिए उन हुकूमतों को शायद गिराना चाहते हैं। ये तो जो अमेरिका इजराइल की पॉलिसी रही है। अच्छा, इसमें मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपने कहा कि तेल के नाम पे ईरान पे प्रोटेस्ट हुए, तो जो तेल बंद किया गया है, सैंक्शन लगाए गए, भारत भी अब हमारे ख्याल में तेल लेना बंद नहीं किया या बंद होने वाला है। ऑफिशियली बंद है, ऑफिशियली बंद है, 4 नवंबर को बंद हो गया। तो क्या इसका आउटकम है ये कि वहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी? मैं आपको बताता हूँ, ईरान में अपना तेल तो है, लेकिन रिफाइनरीज कम है। रिफाइनरीज के लिए वो दूसरे मुल्कों से रिफाइन होकर के आता था। कुछ रिफाइनरीज इन्होंने अपनी बना ली है, लेकिन देखिए शाह के जमाने में जो ईरान था उसमें सारा तेल बाहर से रिफाइन होके आता था। यानी कितनी डिपेंडेंट बनाने के लिए तेल अपना है, लेकिन रिफाइन। तो अब चूंकि वो बाहर से आता है तो उसमें कॉस्ट भी लगती है। और जाहिर सी बात है अभी भी जो वहां पर ईरान में तेल है वो इन सारे अरब मुल्कों के मुकाबले में पब्लिक को बहुत सस्ता मिलता है, बल्कि सबसे सस्ता मिलता है। उसके बावजूद, अच्छा चूंकि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां हैं तो मुश्किलात तो हैं, इकोनॉमी में वो नेचुरल भी है। जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं चलने देंगे, तेल का पैसा नहीं आने देंगे, तो वो एक मुश्किल, सरकार कोशिश कर रही है उसे कंट्रोल करने की, लेकिन असर है, महंगाई का असर है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन
इस तरह से भड़काना कि लोग आग लगाने पर प्रोवोक हो जाएं। हाँ, ये वो ईरान में अगर ऐसी बात होगी तो बड़ा ताज्जुब हाँ, होता है, क्योंकि बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हुआ है। इससे पहले भी हुए हैं, दिसंबर 2017, दिसंबर 18, जनवरी 19 में भी हुए हैं, लेकिन वो निस्बतन छोटे पैमाने पर थे। इस बार ज्यादा ज्यादा बड़े पैमाने पे, हाँ, बड़े पर है, ज्यादा शहरों में है। जी। लेकिन मेरा अच्छा, इसमें इजराइल का और अमेरिका का क्या हाथ है? देखिए ये जो देखिए जो वहाँ पे एजिटेशन हो रहे हैं। मैं एक बुनियादी बात बताता जी हूँ। अक्सर लोग समझते होंगे कि मैं इजराइल और अमेरिका पे इल्जाम लगा देता हूँ। जी जी आप अगर इन सारे मुल्कों को देखें, मिसाल के तौर पे ईरान और उसके दोस्त मुल्क कौन कौन है? जी ईरान है, इराक है, सीरिया है, जी लेबनान है, ये मुल्क हाँ हैं। जी जी और अब दूसरे पलड़े में कौन है? अमेरिका है, इजराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत, ये मुल्क हैं जो अमेरिका वाले अलायंस अमेरिका में लोग, अमेरिकन लॉबी लॉबी अमेरिकन कर अलायंस में। रहे हैं। लेकिन ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सब एंटी अमेरिकन मुल्कों के अंदर हो रहे हैं, यानी ईरान हो, इराक हो या लेबनान हो, जी जी ये सारे प्रोटेस्ट वहां हो हाँ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये समझना बहुत आसान है। और मैं चूंकि सीरिया में जो 2011-12 में जो कुछ हुआ, मैं उस जमाने में 2-3 बार गया, और जहां की खबर अल जजीरा पर बहुत बड़ी खबर चलती होती थी टेलीविजन पर, मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं दमिश्क में, हामा में, और कई जगहों पर, जहां के लोगों ने फोन किया अल जजीरा को कि साहब, मैं जहां की आप खबर दिखा रहे हैं वहां तो मैं खड़ा हूं, यहाँ तो नहीं है कुछ ऐसा। जी तो अल जजीरा इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो अमेरिकन इजरायली प्रोजेक्ट है, उसमें उनके पॉलिटिकल मफादात के मुताबिक कवरेज करता रहा है। और मैं चूंकि बारीकी से चीजों को, वहां के मीडिया, कौन सा मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, अरब स्ट्रीट पर जो इम्प्रेशन है अल जजीरा टेलीविजन चैनल का, वो ये है कि ये CNN का अरबिक ट्रांसलेशन है। अच्छा, तो ये असल में ग्राउंड जीरो पर जब आदमी जाता है ना, तब उसको बहुत सी बातें पता बहुत चलती सी है। बातें पता चलती हैं, और लोगों की फीलिंग क्या है, वो क्या समझ रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि मिडिल ईस्ट एक तरह से बहुत ही इनस्टेबल हालत में चल रहा है। अमेरिका का प्रेशर ईरान पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस के जरिए बढ़ रहा सैंक्शंस है। लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल का ही एक बयान में पढ़ रहा था आयतुल्लाह खामेनेई का। उन्होंने ये कहा कि हमने अपने दुश्मन को मिलिट्री के जरिए, इकोनॉमी के जरिए, और जो सिक्योरिटी, इन तीनों महाजों पर हमने उनको धकेल दिया है, पुश किया है, पुश बैक किया है, और हम इस मुश्किल से भी आगे निकल आएंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो ये सूरत हाल अमेरिका और इजराइल की असल में बड़ी बुनियादी परेशानी ये है कि उनके हाथ से मुल्क निकल रहे हैं, और मिडिल ईस्ट से बाहर भागने की बात वो सोच रहे हैं। खुद ट्रंप कई बार कह चुके हैं पिछले 2-3 महीने में कि हमारा क्या मतलब 6000 मील पर, वहां इतनी दूर पर हम जाएं, हमने कितने ट्रिलियन डॉलर वहां पे खर्च कर दिया, इसलिए हमें वहां से वापस आ जाना चाहिए। और यही बात ईरान की लीडरशिप कह रही है। हसन रूहानी, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पिछले दिनों कहा था कि यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका है वो वेलकम नहीं है, उसे वहां से चला जाना चाहिए, और हम इलाकाई मुल्क मिलकर के अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें ये सीरिया की तरफ हमला इजराइल का, और ये प्रोटेस्ट, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इजराइल चूंकि हिजबुल्लाह की धमकी के बाद, मैंने एपिसोड भी किया था, 5 किलोमीटर दूर तक फौजें अपनी बाउंड्री में, जो इजराइल के है, उसमें वो अंदर चले गए और जीपों में पुतले रख करके भाग गए। तो जब इतनी डरी हुई फौज को फिर से मॉरल बूस्ट करने का, मेरे ख्याल से ये इन्होंने एक नहीं, अब उसी में तो अभी ये हो रहा है कि हाल में फिलिस्तीन के जो जिहादी इस्लामी थे जी जी और इजराइल के बीच जो झड़प हुई, उसके बाद जंगबंदी हुई जी, ये मसला क्या है? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं ना कि जंग हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी खुद इजराइल में ये बात डिबेट में है कि अगर हम पर इकट्ठे बहुत से ड्रोन के जरिए हमला हो जाए तो हमें उससे बचने के हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे सऊदी अरब में आरामको पर हमला हुआ है। ये हिजबुल्लाह,
हमास या जिहाद इस्लामी, जो हमास में ही दूसरा ग्रुप है फिलिस्तीनी, इनके पास ड्रोन और मिसाइल बड़ी तादाद में इन्होंने बनाए हैं। अच्छा। और बहुत से लोग कहते हैं कि ईरान तो खुल के कहता है कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सप्लाईज पहुंच पाती हैं या टेक्नोलॉजी पहुंचती है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पिछले दो महीने में ये तीसरा मौका था पिछले हफ्ते कि पहले इजराइल हमला करता है, जब उसके जवाबी हमले में सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर गिरती हैं, 2/3 इजराइल हिल गया था इस ताजा हमले में। तो उसके बाद फौरन ही अमेरिका के जो वहां पर स्पेशल एनवॉय हैं वो, और उन्होंने भेजा इजिप्ट, और इजिप्ट बीच में आकर के इनके बीच में मुसालहत करा जो अभी हुई है, वो तीसरे दिन ही वो सीज फायर कराया उन्होंने। और ये वही इजराइल का दोस्त मिस्र है, जो अल सीसी की हुकूमत है, जो प्रो अमेरिका, प्रो ईरान, प्रो इजराइल समझी जाती है, वही हुकूमत आ जाती है इसकी जान बचाने के लिए। नहीं तो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा खौफ है, परेशानी है कि वो आखिर अपनी एग्जिस्टेंस को कितना बाकी रख पाएगा। ये सूरत हाल। ये आखिर में आपसे पूछना चाहूँ तो आगे इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा आगे जाकर? देखिए, नतीजा तो ये निकलेगा कि एक पिछले 2019 मार्च से अब तक कुछ फिलिस्तीनी हैं गजा वाले, वो हर फ्राइडे को राइट टू रिटर्न के नाम से एक मार्च निकालते हैं इजराइल के खिलाफ, और ये कहते हैं कि हमें अपने घर वापस पहुंचना है। और उन पर ज्यादती होती है, गोलियां चलती हैं, जख्मी होते हैं लोग, मारे जाते हैं, वो कम नहीं हो रहा है। इस तरफ से प्रेशर हिजबुल्लाह की तरफ से भी, हमास की तरफ से भी बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है। तो ये जो एक खौफ का माहौल है, अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जंग शुरू नहीं कर सका, इसका ड्रोन गिरने के बाद भी खुद इजराइल के ड्रोन कई गिर चुके हिजबुल्लाह के जरिए, तो बहुत ही इनसिक्योर ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इन्हें फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ रहना है या नहीं रहना, क्या करें, कहाँ जाएं। ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है, और ये इसका हल कितने दिन में होगा नहीं जानते, लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है जो हालात इस पिछले कुछ सालों में बने हैं। ये वापस नॉर्मल होने वाले नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ सेटल होगा, मुझे ऐसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझाया, और मेरे जरिए सामान्य आपको भी डिटेल मालूम होगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की हालत क्या है और क्यों ये सब झगड़े चल रहे हैं। काज़मी साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक तीर में दो निशाने किए, मुझे भी समझाया और सामान्य को भी ये बात पहुंचा दी। चलिए, अगली फिर हम किसी ऐसी चर्चा में आप लोगों का हिस्सेदारी करेंगे, और हम भी आपके साथ बैठेंगे, काज़मी साहब भी आपके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए दीजिए हम लोगों की इजाज़त। शुक्रिया।